तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज लेक्चर 24 है और हम लोग 11th का मैथ पढ़ रहे हैं और चैप्टर पहला पढ़ रहे हैं और लास्ट पोजीशन पर पढ़ रहे हैं हम लोग। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं विविध प्रश्नावली। लेक्चर 23 में मैंने विविध प्रश्नावली के जितने उदाहरण थे मैंने डिस्कस किया है। नई वीडियो देखे हैं तो चले जाइए चैनल के प्ले लिस्ट पर जाकर देख लीजिए। और आज लेक्चर 24 में हम विविध के प्रश्नावली करने वाले हैं, विविध के प्रश्नावली के प्रश्न करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। लेकिन क्वेश्चन और पहले की ओर पढ़ते समय अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो एक बार लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और आइए क्वेश्चन और पहला मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से बताता हूँ। पहला प्रश्न ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन किसका उपसमुच्चय है, इसका निर्णय कीजिए। कह रहा है कि यहाँ पे ABCD 4 समुच्चय दिया है। इन चारों समुच्चय में से आपको ये देख के बताना है कि कौन किसका उपसमुच्चय है। ठीक है, किसका उपसमुच्चय है, सबसेट है। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। तो ए जो समुच्चय है इसको लिखा गया है समुच्चय निर्माण रूप में और ए बाकी सब रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। तो पहले ए वाले को हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, इसके बाद फिर देखेंगे। तो यहाँ पे पहले लिखिए हल। क्या लिखेंगे? हल। ठीक है, तो देखिए ए क्या है? यक्स सच दैट यक्स बिलोंग करता है आर, मतलब वास्तविक संख्या। जो यक्स है वो वास्तविक संख्या से लिया गया है तथा यक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 बराबर 0 को संतुष्ट करने वाली सभी वास्तविक संख्या है। तो ये समीकरण जो आपको दिखाई दे रहा है इसको चलिए पहले हल करते हैं। यहाँ से हम यक्स की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो दिया है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा? इसका गुणा इसमें हो जाएगा तो हो जाएगा 12x स्क्वायर, मतलब गुणा करने पे 12 आ जाए और घटाने पे कितना आ जाए? 8 आ जाए। ठीक है, माइनस 8 आना चाहिए। तो 6 दूनी के 12। ठीक है, तो 6 में 2 को गुणा करेंगे तो 12x स्क्वायर आ जाएगा और 6 और 2 जोड़ेंगे तो 8 भी हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6x प्लस 12 बराबर 0। क्योंकि माइनस 2x और माइनस 6x माइनस 8x हो जाएगा और माइनस 2x गुणे माइनस 6x 12x स्क्वायर हो जाएगा। बिल्कुल सटीक है। यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2 बच जाएगा और यहाँ से 6 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस का इस प्लस में गुणा होगा तो माइनस 6 दूनी के 12 x माइनस 2 बराबर 0। तो इसमें भी x माइनस 2 है, इसमें भी x माइनस 2 है, दोनों कॉमन लिया जाए तो हो जाएगा x माइनस 2 एक कोष्टक में और यहाँ से हो जाएगा x माइनस 6 बराबर 0। अब आपको करना क्या है कि x माइनस 2 बराबर 0 कर दीजिए और एक x माइनस 6 बराबर 0 कर दीजिए। तो x बराबर यहाँ से 2 निकल जाएगा और यहाँ से x बराबर 6 निकल जाएगा, मतलब x का वैल्यू 6। मतलब समुच्चय ए के जो अवयव हैं वो आ गए कितना? 2 और 6 आ गया। ठीक है, 2 और 6 आ गया। और b दिया है जो समुच्चय उसके अवयव हैं 2 4 6 और c जो है उसके अवयव हैं 2 4 6 और 8 डॉट डॉट डॉट। इसी तरह d जो है उसके अवयव हैं सिर्फ 6। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? अब मेरे प्यारे विद्यार्थी पूछ रहा है कि कौन किसका उपसमुच्चय है। तो पहले मैं एक रेफरेंस में देखता हूँ कि ए किसका उपसमुच्चय है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से देखिए, ए अगर ए और बी में कंपैरिजन किया जाए, ए और बी में, तो ए के पास जितने अवयव हैं सब बी में से लिए गए हैं। जैसे 2 6 इसमें है तो 2 6 इसमें, मतलब इसी में से ए लिया गया है। मतलब ए उपसमुच्चय है किसका? बी का। ए समुच्चय बी का। अब ए और सी में देखेंगे तो देखिए ए में 2 6 और सी में 2 6, मतलब कि सी के अवयव से भी लेकर ए का बना है। मतलब कि यहाँ पे ए उपसमुच्चय हो जाएगा सी का भी, ए उपसमुच्चय हो जाएगा सी का। ठीक है, अब बी और सी में देखते हैं तो बी के जितने अवयव हैं देखिए 2 4 6 सब सी से लिए हुए हैं। 2 4 6 बी के जितने पास अवयव हैं सब सी से लिए गए हैं। तो बी सबसेट होगा किसका? सी का। क्लियर। और बी डी के साथ तो कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब बात किसकी होगी? अब डी की बात करते हैं। अब डी कंपैरिजन करते हैं ए से, तो देखिए डी के पास जो अवयव हैं ए से लिए गए हैं, जैसे 6 है उसमें भी 6 है, तो हम कह सकते हैं कि डी उपसमुच्चय है ए का। फिर डी का कंपैरिजन बी के साथ करेंगे तो देखिए 6 इसमें भी 6 इसमें, तो हम कह सकते हैं कि डी उपसमुच्चय है बी का भी। ठीक है, इसी तरह डी अगर सी का करूँ तो देखिए इसमें भी 6 है, मतलब डी उपसमुच्चय है सी का। तो सिंपल यहाँ पे यह कंक्लूजन निकल के आ गया, यही हो जाएगा आपका आंसर कि कौन किसका उपसमुच्चय था। तो हमने बहुत अच्छे तरीके से आपको बता दिया कि कौन किसका उपसमुच्चय है। ठीक है,
क्लियर हो जाना चाहिए। तो ये प्रश्न नंबर पहला मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए प्रश्न नंबर पहला क्लियर हो गया। इसी के साथ हम बढ़ेंगे प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ। देखिए प्रश्न नंबर दूसरा बहुत प्यारा प्रश्न है। प्रश्न नंबर दूसरा कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से प्रत्येक कथन सत्य है या असत्य है। यदि सत्य है तो उसे सिद्ध कीजिए, यदि असत्य है तो एक उदाहरण दीजिए। तो यहाँ मैं अभी एक एक करके लिखता हूँ, उनको बताना है कि सत्य है क्या सत्य है। अगर सत्य रहेगा तो उसे सिद्ध करेंगे हम लोग, यदि असत्य रहेगा तो एक उदाहरण देके समझा देंगे। तो देखिए दूसरे का पहला मैं यहाँ लिखता हूँ और ध्यान समझिएगा। दूसरे का पहला है कि यदि यक्स जो है वो बिलोंग करता है ए समुच्चय में, यदि यक्स बिलोंग करता है ए में तथा ए बिलोंग करता है बी में, तो यक्स बिलोंग्स टू बी, यक्स बिलोंग करेगा बी में, ये पूछ रहा है। तो पहला हमको बताना है कि सत्य है या असत्य है। पहला कह रहा है कि यदि यक्स बिलोंग करता है ए समुच्चय में और ए समुच्चय बी में बिलोंग करता है तो यक्स क्या बी में भी बिलोंग करेगा, ये पूछ रहा है। तो चलिए आइए इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए हमें एक उदाहरण बनाना पड़ेगा अपने दिमाग से, ठीक है, कि सही है या गलत है, ठीक है। तो चलिए इसका कैसे हो सकता है। जैसे ए समुच्चय के हम अवयव मान लेते हैं यक्स और वाई, ठीक है। देखिए बात को समझिए, क्या कह रहा है कि जो यक्स है वो ए का अवयव होना चाहिए। तो देखिए ए समुच्चय में यक्स तो होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ बोल रखा है कि यक्स जो है ए का अवयव होना चाहिए। और कह रहा है कि ए जो है वो बी का भी अवयव होना चाहिए, मतलब कि बी बराबर। आप देखिए ए मतलब ये समुच्चय दे दिया, ए मतलब क्या समुच्चय, ए समुच्चय बी में होना चाहिए। तो बी में ए समुच्चय होना चाहिए, मतलब एक्स और वाई कामा एक और मान लेते हैं जेड, ठीक है। तो बी के कितने अवयव हो गए, तो दो। एक तो आपका पूरा ए समुच्चय हो गया और एक हो गया जेड, क्योंकि हमसे बोला था कि यक्स ए का अवयव है। तो देखिए यक्स ए का अवयव है। फिर कह रहा समुच्चय ए जो है वो बी का अवयव है। तो देखिए समुच्चय पूरा ए जो है वो बी का अवयव है। फिर कह रहा है कि जो यक्स है वो बी का अवयव है। तो बताइए कि जो यक्स है वो बी का अवयव है, तो इसमें यक्स कहाँ है, यक्स तो नहीं है, एक्स नहीं वाई है, ये तो पूरा ए न है, यक्स कहाँ दिखाई दे रहा है इसमें, यक्स कहीं अकेले में है ही नहीं। तो हम कहेंगे कि इसलिए जो यक्स है वो डज नॉट बिलोंग्स टू बी, मतलब बी में नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा कथन, असत्य कथन हो जाएगा। कौन सा कथन हो जाएगा, असत्य कथन है यह, ठीक है। अगर ये सत्य रहता तो हमको सिद्ध करना पड़ता, लेकिन असत्य है, हमने एग्जांपल देके आप लोगों को अच्छे से बता दिए। क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए अब दूसरा बढ़ते हैं, दूसरे का दूसरा देखते हैं। दूसरे का दूसरा है कि यदि ए उप समुच्चय है बी का अथवा बी बिलोंग करता है सी में, तो ए बिलोंग करेगा सी में। देखिए ये पूछ रहा है, बहुत प्यारा प्रश्न है, ठीक है। देखिए बहुत अच्छा है। देखिए कह रहा है कि यदि ए उप समुच्चय है बी का और बी अवयव है सी का, तो ए अवयव होगा सी का, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए इसको भी बना लेते हैं। तो कह रहा है कि ए जो है बी का उप समुच्चय होना चाहिए। तो ए का अवयव हम मान लेते हैं 1 2 3, और जो ए बी का उप समुच्चय होना चाहिए, तो बी के अवयव मानना पड़ेगा। यहाँ पे ए का अवयव 1 2 3 मैंने मान लिया, ठीक है। और बी का अवयव मान लेता हूँ 1 2 3 4, क्योंकि इसमें भाई क्योंकि बोल रखा है, यहाँ पे कंडीशन दे रखा है कि ए जो है वह बी का उप समुच्चय होना चाहिए, मतलब ए के पास जितना भी अवयव होंगे ना सब इसी में से लेना होगा। तो देखिए 1 2 3 इसी में से लिया गया, मतलब ए जो है बी का उप समुच्चय है, ठीक है। फिर कह रहा है कि बी जो है वो बिलोंग करता है सी में, मतलब कि सी में बिलोंग करता है बी, मतलब पूरा का पूरा समुच्चय ही बिलोंग करता है, मतलब समुच्चय 1 2 3 4 यह सी में बिलोंग करता है, और एक मान लेता हूँ 5 इसके अवयव हैं, ठीक है। तो देखिए बी बिलोंग करता है सी में, तो देखिए बी बिलोंग करता है सी में, तो देखिए सी में ये जो इतना पॉइंट आपको समुच्चय दिखाई दे रहा है ये बी तो ही है, तो बी बिलोंग कर रहा है सी में, बिल्कुल। अब कह रहा है कि ए बिलोंग करता है सी में। अब बताइए ए जो है वो सी में बिलोंग कर रहा है, अब बताइए कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो बी है, बी और 5 है, और इसमें तो 1 2 3 दिया, तो कहाँ है, नहीं है। मतलब हम कहेंगे कि जो ए है वो सी में बिलोंग नहीं कर रहा है, ए डज नॉट, ठीक है। क्या होगा, ए डज नॉट बिलोंग टू सी, मतलब ए जो है सी में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए असत्य कथन है,
इसलिए भी क्या है, असत्य कथन है। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको समझ में आ रहा है, धीरे धीरे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर मतलब पहले का तीसरा देखते हैं। चलिए पहले का देख लेते हैं, तीसरा यहाँ लिखता हूँ मैं। पहले का तीसरा दे रखा है कि यदि ए जो है वो बिलोंग करता है बी में, मतलब बिलोंग कर रहे हैं, ए जो है वो समुच्चय है बी का, तथा बी उप समुच्चय है किसका, सी का, तो ए सी का समुच्चय होगा। ये कह रहा है, ये सत्य है कि असत्य है। ठीक है ये पूछ रहा है, तो ये बिल्कुल क्या है, सत्य है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या है, सत्य। अब सत्य कैसे है मैं बता देता हूँ। जैसे मैं मान लेता हूँ कि ए के अवयव क्या हैं, 1 और 2। कह रहा है कि ए जो है बी का उपसमुच्चय होना चाहिए, तो बी बराबर हमें मानना पड़ेगा 1 2 3, तभी तो जाके यहाँ से कंडीशन निकलेगा कि ए जो है वो बी का उपसमुच्चय है। बिल्कुल। फिर कह रहा है बी जो है सी का उपसमुच्चय होना चाहिए, मतलब कि सी बराबर क्या हो जाएगा, सी बराबर हो जाएगा आपका 1 2 3 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ इन दोनों में कंपेरिजन किया जाए तो बोल रहा है कि बी जो है सी का उपसमुच्चय होना चाहिए था। देखिए 1 2 3 इसी में से लिया गया, तो मतलब बी सी का उपसमुच्चय है। ठीक है कह रहा है ए सी का समुच्चय होगा तब, अरे उपसमुच्चय होगा ए और सी, तो देखिए सी में 1 2 3 है, इसमें 1 2 इसी में से तो लिया गया होगा, मतलब ए और सी में भी यही चीज़ कह रहा है कि ए जो है सी का उपसमुच्चय, मतलब बिल्कुल क्या है, सत्य है। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों कह रहा था ना वो कि सत्य होगा तो हमें क्या कीजिए, सिद्ध करके दिखाइए। तो चलिए ये तो मैं बताया हूँ कि यह सत्य है, अब जब सत्य है तो सिद्ध किस प्रकार किया जाएगा इसको देख लेते हैं। ठीक है तो आइए, कह रहा है हमको कि ए उपसमुच्चय है सी, हमको सिद्ध करना है। कल की क्लास कौन लोग देखें, कल की जो क्लास देखोगे वो इसको समझ जाएंगे, मैंने बताया था आप लोगों को। ठीक है इस प्रकार की क्वेश्चन हल करना है तो उसको जरूर देख लीजिए, तभी आपको समझ में आएगा। मैंने ये चीज़ कहा था कि अगर मैं कोई यक्स है उसको कहूँगा कि यक्स जो है वो ए में बिलोंग करता है, फिर कुछ ना कुछ क्रिया लगाकर यक्स को कह देंगे कि वो बी में बिलोंग करता है, अरे ए जो है, अरे यक्स जो है सी में बिलोंग करता है, तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि ये जो है सी के उपसमुच्चय है। तो ये दोनों सिद्ध करना होगा। तो चलिए हाल में देखते हैं, इसको सिद्ध करना पड़ेगा क्योंकि यह सत्य है। तो लिखेंगे यदि, पहले देखेंगे दिया है, पहले क्या क्या दिया है इसको लिखेंगे, दिया है। तो क्या दे रखा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये दे रखा है कि ए जो है वो सी का, ए जो है बी का उपसमुच्चय है, ये पहला कथन दे रखा है, ये जो दिया है ए जो है वो बी का उपसमुच्चय है। फिर दे रहा है कि बी जो है वो सी का उपसमुच्चय है, तथा यहाँ लिख लीजिए तथा बी जो है वो सी का उपसमुच्चय है, इसे समीकरण में दूसरा मान लीजिए। ठीक है फिर सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कि ये जो है वो उपसमुच्चय है किसका, सी का, यह सिद्ध करना है। ठीक है या तो इसको मैं इस तरह लिख दूंगा कि एक्स बिलोंग करेगा ए में और एक्स बिलोंग करेगा सी में। अगर ये प्रूफ कर दें तो ये ऑटोमेटिक अपने आप हो जाएगा, अगर ये कर दें तो चलिए देखिए कैसे होगा। उपपत्ति लिखते हैं, उपपत्ति। तो उपपत्ति में हम लोग लिखेंगे कि माना यक्स कोई अवयव है जो कि बिलोंग कर रहा है ए में। ठीक है तब यक्स कोई बिलोंग कर रहा है ए में, तो हम कह देंगे कि एक्स बिलोंग करेगा बी में भी। इसलिए करेगा क्योंकि आगे से ही बोल रखा है कि ए जो है वो बी का उपसमुच्चय है, मतलब ए के पास जितने अवयव होंगे सब बी से ही लिए गए हैं। तो ये बताइए जो यक्स होगा अगर ए में बिलोंग कर रहा है तो जाहिर सी बात है वो बी में तो करेगा ही करेगा, किसी कीमत पे, क्योंकि बी से ही तो ए बनता है। तो वो यक्स में बिलोंग कर रहा है तो यक्स बी में तो करेगा, 100% ही करेगा। किससे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से मैंने लिख दिया इसको। क्लियर क्लियर। इसी प्रकार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कोई अगर यक्स बी में बिलोंग करता है तो वो यक्स सी में भी बिलोंग करेगा, इसलिए क्योंकि बी जो है वो सी का उपसमुच्चय है, मतलब कि बी के पास जितने अवयव होंगे सब सी से लिए गए होंगे। तो यक्स अगर बी में है तो यक्स जाहिर सी बात है सी में होगा, तभी तो इससे लिया गया है बी। तो जाहिर सी बात है कि अगर यक्स बिलोंग कर रहा है बी में तो यक्स बिलोंग करेगा सी में भी। ठीक है यहाँ तक क्लियर क्लियर। तो इसलिए देखिए हमने यक्स बिलोंग करवा दिया सी में, और हमने माना था कि यक्स बिलोंग करेगा ए में। हमने क्या बताया था कि यक्स बिलोंग करेगा ए में, किसी न किसी क्रिया कराते कराते यक्स को सिद्ध कर दीजिए कि यक्स बिलोंग करेगा सी में। और देखिए यहाँ पे एक्स बिलोंग कर रहा है सी में, इसलिए हम कह सकते हैं कि अतः हम कह सकते हैं कि ये जो है वो सी का उपसमुच्चय है। प्रूफ्ड। क्लियर।
तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप आपको यह दूसरे का तीसरा क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, नो डाउट आपको होगा इसमें। ठीक है, चलिए दूसरे का तीसरा क्वेश्चन आ गया, तो अब दूसरे का चौथा हम सॉल्व करने वाले हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब दूसरे का चौथा देखने वाले हैं। दूसरे का चौथा दे रखा है कि यदि ए उपसमुच्चय नहीं है बी का, तथा बी जो है उपसमुच्चय नहीं है सी का, तो ये बताइए ये भी उपसमुच्चय नहीं होना चाहिए सी का। ये कथन सही है या गलत है? ठीक है, ये कथन सही या गलत है, तो आइए चेक करते हैं। तो हम लिखेंगे ए बराबर, और ये मान लेंगे 1 और 2, और कह रहा है कि ए जो है वो बी का उपसमुच्चय होना नहीं चाहिए, तो हम लोग बी बराबर क्या मान लेंगे, 2 और 3 मान लेंगे। ऐसा मान लेंगे कि 1 2 इसमें से न लिया गया हो, तो देखिए इसमें 1 2 इसमें 2 3, तो कभी लिया गया होगा कभी नहीं। तो यहाँ से तो एक कंडीशन निकल गया कि ए जो है वह बी का उपसमुच्चय नहीं है। क्लियर। फिर कह रहा है कि बी जो है सी का उपसमुच्चय नहीं होना चाहिए, मतलब सी बराबर हमें मानना पड़ेगा 1 2 4 मानना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से इन दोनों भी कंडीशन में याद आ रहा है कि बी जो है वह सी का उपसमुच्चय नहीं है। कहाँ है, इसमें 2 3 है, इसमें 2 है 3 है नहीं, तो इसलिए बी जो है उपसमुच्चय नहीं होगा सी का। फिर कह रहा है कि तब ये बताइए कि ए जो है वो उपसमुच्चय नहीं होना चाहिए सी का। तो देखिए ए और सी में, तो ए और सी में उपसमुच्चय नहीं होना चाहिए, तो यहाँ तो हो रहा है, ये तो 1 है 2 है, इसमें भी 1 2, मतलब यहाँ तो हो रहा है ए जो है उसी का उपसमुच्चय हो रहा है। यहाँ पे आई कह रहा नहीं होना चाहिए, मतलब ये सत्य है क्या? सत्य, तो बिल्कुल असत्य है। अगर ये होता तब ना सत्य होता, लेकिन यहाँ पे तो उल्टा हो गया कि मतलब ए जो है उपसमुच्चय सी का है, तो हम लिखेंगे यहाँ ये जो है वो सी का उपसमुच्चय है, इसलिए यह कथन असत्य है। इसलिए यह कथन क्या है? असत्य है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा चौथा प्रश्न। बताइए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे पाँचवें, दूसरे का पाँचवा है कि यदि यक्स बिलोंग करता है ए में, तथा ए उस समुच्चय नहीं है बी का, तो बताइए क्या यक्स बिलोंग करेगा बी में? ये सत्य है या असत्य बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। तो हम मानेंगे ए बराबर, कह रहा है कि यक्स जो है ए में बिलोंग करना चाहिए, तो भाई एक्स वाई तो मानना ही पड़ेगा, तभी तो एक्स जो है ए में बिलोंग करेगा। फिर कह रहा है ए जो है वो उपसमुच्चय नहीं होना चाहिए बी का, तो बी बराबर हम क्या मान लेंगे? बी बराबर हम वाई और जेड मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पे बोला है इन दोनों में ए जो है उपसमुच्चय नहीं होना चाहिए बी का, तो कहाँ है? नहीं तो है, इसमें एक्स वाई है, इसमें वाई जेड है, कभी नहीं होगा। ठीक है, फिर कह रहा है कि यक्स जो है वाई का, और यक्स जो है वो बी में बिलोंग करना चाहिए, तो यक्स बी में कहाँ बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा है, यहाँ कर रहा है कि करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इसलिए मैं कहूँगा कि जो यक्स है वो तो बिलोंग कर रहा है ए में, यक्स बिलोंग कर रहा है ए में, परंतु यही यक्स बिलोंग नहीं कर रहा है बी में, मतलब डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये सत्य होगा क्या? सत्य, तो बिल्कुल असत्य हो जाएगा, इसलिए यह कथन क्या है? असत्य है। क्लियर हो गया। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तो कोई दिक्कत है आप लोगों को? बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लास्ट देखेंगे दूसरे का छठवां, इसके बाद तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो दूसरे का छठवां है कि यदि ए जो है वो बी का उपसमुच्चय है, तथा एक्स बिलोंग नहीं करना चाहिए बी में, तो बताइए एक्स बिलोंग नहीं करेगा ए में, तो यह कथन बिल्कुल सत्य है। यह कथन क्या है? बिल्कुल सत्य है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल सत्य है कि अगर ए बी का उपसमुच्चय है तो यक्स बी में बिलोंग नहीं करेगा, तो यक्स ए में भी बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, तो बिल्कुल सत्य है, इसे हमें सिद्ध करना पड़ेगा। तो सिद्ध करने के लिए लिखेंगे हम लोग क्या है कि दिया है, क्या लिखेंगे? दिया है कि ए जो है वो बी का उपसमुच्चय है, और दूसरा दे रखा है कि यक्स जो है वह बिलोंग नहीं करता है बी में। ये समीकरण दूसरा हो गया। और सिद्ध करना है, ये बहुत ज़्यादा भारी नहीं है, बहुत सिंपल है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? कि यक्स बिलोंग नहीं करना चाहिए ए में। ठीक है, सिद्ध करना है। तो चलिए उपपत्ति लिखते हैं। उपपत्ति
तो उपपत्ति में क्या होगा, हम लोग लिखेंगे एक लाइन कि ए के सभी अवयव, ए के सभी अवयव बी से लिए हुए हैं, बी से लिए हुए हैं, ए के सभी अवयव बी से लिए हुए हैं एवं यक्स जो है वह बी में बिलोंग नहीं करता है, अतः जो यक्स होगा वो ए में भी बिलोंग नहीं करेगा। सिंपल, हल हो गया। हल हो गया कि नहीं? बिल्कुल हल हो गया। इसमें करना ही क्या है, कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो सिंपल है। इस प्रकार दूसरा का छठवां भी कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ, और क्वेश्चन नंबर तीसरा बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है और उसको करना बहुत ज़रूरी है। कल वाले क्वेश्चन में जो विविध का उदाहरण बताया था उसी की बेस पे है, तो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। चलिए उसको ध्यान से आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए उसको देखते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको बहुत ध्यान से आपको देखना पड़ेगा, एक एक पॉइंट देखना पड़ेगा। देखिए लिखा है यहाँ पे कि मान लीजिए कि ए बी और सी ऐसे समुच्चय हैं कि ए यूनियन बी बराबर है ए यूनियन सी, तथा ए इंटरसेक्शन बी बराबर है ए इंटरसेक्शन सी। तो दर्शाइए कि बी बराबर सी। अब ये कह रहा है कि दर्शाइए बी बराबर सी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने विविध प्रश्नावली का उदाहरण कराया था, उसको जाके देख लीजिए कि बी बराबर सी कैसे दर्शाते हैं किसी को। तो चलिए देखते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसका हल। सबसे पहले दिया है, ठीक है, क्या दिया हुआ है कि ए यूनियन बी बराबर है ए यूनियन सी के। ये हो गया समीकरण नंबर पहला। तथा आपको दे रखा है ए इंटरसेक्शन बी बराबर है ए इंटरसेक्शन सी के। यह समीकरण दूसरा दे रखा है। सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि b जो है वो c के बराबर होना चाहिए, मतलब b बराबर c सिद्ध करना है हमको, ठीक है। तो b बराबर c सिद्ध करने के लिए हमें एक चीज़ सिद्ध करना पड़ेगा कि b उपसमुच्चय है c का तथा c उपसमुच्चय है b का। मतलब b c का उपसमुच्चय और c b का उपसमुच्चय, तभी जाके b बराबर c होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो हमको ये सिद्ध करना है, ये सिद्ध हो जाएगा तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। ये बात याद रखना चाहिए। जाके लेक्चर देख लीजिए पिछला वाला, इसमें बहुत एक्सप्लेन करके मैंने इन चीज़ों को समझाया था, ठीक है। जो लोग देखेंगे उनको थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ बात करते हैं उपपत्ति के, उपपत्ति, ठीक है। उपपत्ति में पहले इसको सॉल्व करेंगे, बी उपसमुच्चय सी को, पहले पहला वाला को सॉल्व करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे कि माना कोई यक्स मान लेंगे अवयव जो कि बी में है, इसे मान लेते हैं समीकरण तीसरा, ठीक है। यक्स अवयव जो है बी में है, तो जो यक्स अवयव बी में है तो वह जाहिर सी बात है कि यक्स जो होगा वह ए यूनियन बी में भी होगा। इसका मतलब यहाँ से मैं डायग्राम समझा देता हूँ, क्लियर हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, ये हो गया, और ये आपका क्या हो गया, सी हो गया, ठीक है। अब बी मान लेते हैं, बी, ठीक है। ये हो गया बी। मैंने क्या बताया कि अगर यक्स बी का अवयव है, अगर यहाँ पे यक्स है जो कि बी का अवयव है, तो यह जो है वह ए यूनियन बी, मतलब ये पूरा का अवयव होगा। ए यूनियन बी में इसमें भी आ जाएगा यह यक्स, ठीक है। तो यक्स अगर बी का अवयव है तो यक्स ए यूनियन बी का भी अवयव होगा, 100% होगा, ठीक है। अब देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने कहा था कि ए यूनियन बी ए यूनियन सी के बराबर है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि यक्स बिलोंग करेगा किस में, ए यूनियन सी में, क्योंकि ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी होता है। तो ए यूनियन बी की जगह मैंने ए यूनियन सी लिख दिया। समीकरण किस से, तो समीकरण पहला से, समीकरण पहला से, ठीक है। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर यक्स बिलोंग करता है ए यूनियन सी में, तो यक्स जो होगा वो ए का भी अवयव कहलाएगा, और या जो यक्स होगा वो सी का भी अवयव कहलाएगा। क्योंकि ए यूनियन सी में अगर यक्स आ रहा है, ये यूनियन सी में पूरा में यक्स आ रहा है, तो जो यक्स होगा वो ए का भी अवयव कहलाएगा और बी का भी अवयव कहलाएगा। मतलब यहाँ पे सी है तो यहाँ पे सी लिख देंगे, तो मतलब सी का भी कहलाने लगेगा, ठीक है। तो यक्स ए का भी और यक्स सी का भी कहलाएगा। क्लियर मेरे प्यारे विद्यार्थी, बिल्कुल क्लियर। तो यहाँ पे दो कंडीशन बन गया, एक यह और एक यह।
तो यहाँ पे केस 1 इसे सॉल्व करेंगे, इधर केस सेकेंड इसे सॉल्व करेंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमें को बनाना क्या है कि यक्स जो है बिलोंग करता है बी में। अब बस हमको लाना है क्या कि यक्स बिलोंग करता है सी में। अगर ये ला देंगे तो आपका बी यूनियन सी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, तो पहला आपका था यहाँ पे जो दूसरा है यक्स बिलोंग करता है सी में, तो ये तो आपको खुद ही दे चुका है कि यक्स बिलोंग करता है सी में, यक्स बिलोंग करता है सी में। यक्स बिलोंग करता है बी में, मैंने इसको सिद्ध करते करते ये भी सिद्ध कर दिया कि यक्स बिलोंग करता है सी में, इसलिए बी जो है वो समुच्चय होगा सी का। तो ये तो दूसरे के लिए सॉल्व हो गया, लेकिन पहला के लिए भी सॉल्व करना पड़ेगा। दिया है कि यक्स अवयव है ए का, तो इसको भी हम सिद्ध करेंगे कि जो यक्स है वह सी में भी है। ये सिद्ध करेंगे तब जाके आपका बी यूनियन सी होगा। तो देखिए यक्स ए में बिलोंग करता है, इसे हम मान लेते हैं समीकरण 4। तो यक्स अगर ए में बिलोंग करता है तो जाहिर सी बात है कि यक्स जो है बिलोंग करेगा ए इंटरसेक्शन सी में। अगर यक्स जो है यहाँ ए में बिलोंग करता है तो यक्स इसमें भी बिलोंग करेगा, इसके दोनों पार्ट में करेगा, बिल्कुल करेगा 100%। ठीक है, अब देखिए समीकरण तीसरा व चौथा से, समीकरण तीसरा और चौथा से मतलब इससे और इससे कि यक्स बिलोंग करता है बी में, यक्स बिलोंग करता है ए में। इससे यह होगा कि यक्स जो है बिलोंग करेगा ए, यक्स बिलोंग करेगा ए उप समुच्चय सी, समीकरण 2 से। समीकरण किससे? 2 से। मेरे प्यारे विद्यार्थी, समीकरण किससे? 2 से। कंडीशन यहाँ पे आ गया कि यक्स जो है वो अवयव है ए उप समुच्चय सी का। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे कि जो यक्स है वह सी में बिलोंग करेगा। जब यक्स ए उप समुच्चय है सी का तो जाहिर बात है कि यक्स ए का भी अवयव कहलाएगा, यक्स सी का भी अवयव कहलाएगा। तो हम लिखेंगे यक्स जो है वो सी का भी अवयव कहलाएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे यक्स बी में था, अब यहाँ यक्स सी में भी आ गया, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो बी है वह उप समुच्चय किसका? सी का। ठीक है, तो ये पहला पार्ट यहाँ पे सॉल्व हो गया। ये क्या है? अभी पहला पार्ट सॉल्व हुआ है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहला पार्ट सॉल्व हो गया, मतलब ए वाला सॉल्व कर दिया हमने, बी उप समुच्चय है सी का। अब हमें सॉल्व करना है कि सी उप समुच्चय होगा बी का, तो सेम उसी पैटर्न पर जैसे जैसे उसको किए हैं उसी तरह इसको कर देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब दूसरा सॉल्व करने वाले हैं, उसी प्रकार सॉल्व करेंगे। उसको एक्स माना था तो इसको वाई मान लेंगे, तो मान लेंगे कि वाई जो है वो बिलोंग करता है सी में, इसे समीकरण 5वां मान लेंगे। और यहाँ लिख देंगे कि वाई जब सी में बिलोंग करता है तो वाई जो है ए यूनियन सी में भी बिलोंग करेगा। ठीक है, फिर लिख देंगे कि वाई बिलोंग करेगा ए यूनियन बी में भी, समीकरण 1 से, क्योंकि मैंने बताया था कि ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी होता था। जहाँ ए यूनियन सी है वहाँ ए यूनियन बी नहीं लिख दूंगा, बिल्कुल समीकरण 1 से ये मैंने कंडीशन लिख दिया है यहाँ तक। फिर मैं कहूँगा कि वाई बिलोंग करेगा ए में या वाई बिलोंग करेगा बी में भी, वाई ए में बिलोंग करेगा, वाई बी में भी बिलोंग करेगा। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो यहाँ पे भी केस 2 बन गया, केस फर्स्ट और केस सेकेंड। तो केस सेकेंड तो एकदम बिल्कुल सही है कि वाई बिलोंग करता है बी में, वाई बिलोंग करता है सी में, वाई बिलोंग करता है बी में, इसलिए हम कह सकते हैं इसको आराम से कि जो सी होगा उप समुच्चय होगा किसका? बी का। तो बिल्कुल यहाँ से क्लियर हो गया। और इसको सॉल्व करना पड़ेगा कि वाई बिलोंग करता है ए में, इसको समीकरण 6वां मान लेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे वाई बिलोंग करता है ए इंटरसेक्शन सी का भी, ए इंटरसेक्शन सी में, जैसे वो इसको कह रहे थे सेम उसी तरह है। और ये कहाँ से आया है? समीकरण 5वां 6वां से, समीकरण 5वां 6वां से कंडीशन से आया जैसे उसमें किए हैं। तो वाई बिलोंग करेगा ए इंटरसेक्शन बी में भी, समीकरण दूसरा से, समीकरण दूसरा से, क्योंकि समीकरण दूसरा ये तो होता है ए यूनियन सी ए यूनियन बी के बराबर होता है। जहाँ ए यूनियन सी है वहाँ ए यूनियन बी नहीं लिख दूंगा, बिल्कुल लिख दूंगा। तो वाई जो होगा वह ए में भी बिलोंग करेगा, वाई जो है वह आपके बी में भी बिलोंग करेगा। तो देखिए वाई ए में तो बिलोंग आगे से कर ही रहा है, अब यहाँ वाई जो है वो बी में भी बिलोंग करने लगा, तो बस बात बन गया। अतः हम कह सकते हैं कि जो सी है उप समुच्चय किसका? बी का। ये भी प्रूफ हो गया, बात खत्म। यहाँ लिख देंगे कि अतः भाग 1 तथा 2 से, अतः भाग 1 तथा 2 से हम कह सकते हैं कि
जो भी होगा वो सी के क्या होगा, बराबर हो गया। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, यहाँ पे प्रूफ हो गया। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार के क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना क्वेश्चन रखते हैं और आगे के क्वेश्चन में फिर नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा विविध प्रश्नावली के। ठीक है, तो इतना अच्छे तरीके से आपको एकदम याद कर लीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और अगला लेक्चर नहीं देखे तो उसको देख लीजिए। जो भी आपको दिक्कत हो रही होंगी सब क्लियर हो जाएगा उस वीडियो से। ठीक है, तो बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।